दोस्तों, माय नेम इज़ विकास वोरा और पुणे यस एकेडमी में हम सभी टीचर्स ने, सारी फैकल्टीज़ ने इस बार इनिशिएटिव लिया था कि एग्ज़ाम के पहले हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन लेंगे। सो एटलीस्ट वो सारे के सारे मैराथन स्टूडेंट्स को हेल्प करें एग्ज़ाम पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने में। और एग्ज़ाम के बाद एक यूजुअली स्टूडेंट्स में कंसर्न ये होता है, एक स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है कि यार जो पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है वो कितना अप्रोप्रिएट था, कितना परफेक्टली हम लोगों ने एक्चुअली पेपर सॉल्व किया था। सो बस उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे एग्ज़ाम के पहले मैराथन्स थे, वैसे एग्ज़ाम के बाद अभी हम लोग सारे के सारे टीचर्स यहाँ पर जो भी हैं, हम सभी लोगों ने एग्ज़ाम पेपर अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के सॉल्व किए हैं। तो जैसा आप खैर, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, CS प्रोफेशनल में आई टेक केयर ऑफ ड्राफ्टिंग फॉर न्यू सिलेबस एज वेल ओल्ड सिलेबस। सो दिस इज CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस पेपर ड्राफ्टिंग का। अभी हम लोग एक बार पूरा एट स्ट्रेच पेपर डिस्कस करते हैं दिसंबर 2019 अटेम्प्ट का, कि ओवरऑल पेपर कैसा था, एक स्टैंडर्ड तरीका आंसर्स लिखने का क्या है, और सारे के सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता था। अच्छा, नाउ टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लोग अगर थोड़ी सी पेपर के बारे में बात करें तो पहला सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि यार पेपर अच्छा था, अच्छा वेने से अच्छा मतलब इजी था, डिफिकल्ट था या बहुत एवरेज पेपर था। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक इजी पेपर नहीं था कि आप बिल्कुल इसे नॉक ऑफ कर सकते हैं कि यार बहुत आराम से सॉल्व कर लिया मैंने, बिल्कुल वैसा पेपर नहीं था। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत सरप्राइजिंग थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स लेस ऑफ ड्राफ्टिंग पेपर एंड मोर ऑफ CPC CRPC पेपर जो आप लोगों ने एग्जेक्टिव में पढ़ा हुआ है। तो काफ़ी कुछ लीगल ड्राफ्ट या लीगल थियोरी वाला पार्ट इसमें काफ़ी था, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पेपर कंपेरेटिवली एवरेज प्लस पेपर था, विच इज़ मच अगेंस्ट ड्राफ्टिंग पेपर्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट। नॉर्मली ड्राफ्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूजुअली स्टूडेंट्स में स्कोरिंग माना जाता है, बट हाँ ये पेपर मैं बोल सकता हूँ कि स्कोरिंग भी है अनडाउटेडली, क्योंकि कुछ पार्ट इसका बहुत ही सिंपल था। मतलब आप करीब करीब 40 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं कि जिसमें स्टूडेंट को दिमाग ही नहीं लगाना था, मतलब सिंपली उसने क्वेश्चन देखा और लिखना स्टार्ट कर दिया। लेंथ के हिसाब से मुझे लगता है पेपर थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इट मे नॉट बी दैट सिंपल पेपर, सो इट वॉज मोर ऑफ एन एवरेज प्लस पेपर। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग एक बार सारे के सारे आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड आंसर आइडियली क्या आना चाहिए था आपका एग्जाम पेपर्स में। तो मैं फटाफट आपके सामने सारे क्वेश्चंस रख देता हूँ। ये हमारे सामने पेपर है, मैं पहले सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक बार रख देता हूँ और उसके बाद एक स्टैंडर्ड आंसर हम लोग अभी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, सो आई रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर का, इट सेज लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट्स, डिस्कस इनसाइड लीडिंग केस लॉ इफ एनी। अच्छा, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली परहैप्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3 मेन आर्म्स, सो ये अभी जो हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं दिस इज 1A, और 3 आर्म्स कौन कौन से? पहला विच इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन और द एग्जीक्यूटिव मशीनरी, दूसरा विच इज लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड विच इज जुडिशरी। तो 3 मेन आर्म्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फोर्थ मीडिया आई थिंक मच लेस स्पोकन अबाउट टॉपिक। अच्छा, जो आंसर से कंसर्न है आई थिंक ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला लेजिस्लेटिव फंक्शंस, मतलब जो हमारे पर गवर्नमेंट है एट 2 स्टेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव आर्म मतलब जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले पावर्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एंड थर्ड जुडिशरी विच इज द एंटायर लीगल सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन देखते हैं वापस से। लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये समझते हैं। अच्छा, अब जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझना है इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट। नाउ कंपनीज एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया पार्लियामेंट ने, मतलब इट वाज इनिशियली अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड देन अप्रूव्ड बाय राज्यसभा, वेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर्स एंड फाइनली इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट। सो 1 अप्रैल 2014 से आपका कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिव हुआ। ना बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी कि उसमें जितने भी फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस करने, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के बेसिस पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, विच केम बाय वे ऑफ MCA। समथिंग सिमिलर हैपेंड विद सेबी लॉज इज वेल। इनफैक्ट इंडिया में भी आप मेजॉरिटी एक्ट्स लॉज देखोगे ना, सो दे आर नाउ बिकमिंग रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। रूल बेस्ड मतलब एक्ट को आपने अलग कर दिया, रूल्स को आपने अलग कर दिया,
एक्ट बनाने के पावर्स और उसमें चेंज करने के पावर्स, अमेंड करने के पावर्स अभी भी पार्लियामेंट के पास है, जबकि रूल्स को बनाने और अमेंड करने के पावर्स आपने किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया। सो इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट द पावर्स वर डेलीगेटेड टू एमसीए, और एमसीए ने फर्दर वो पावर्स और 2-3 अथॉरिटीज में बांट दी। एनीवे दैट वाज नॉट द कंसर्न फॉर दिस आंसर। तो इसमें ऐसा हमको लिखना है कि सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है, पहली चीज। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उस लॉ के फ्रेमवर्क को और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी को पावर्स डेलीगेट की है, इस व्हाट यू मीन बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो काम लेजिस्लेचर का था वो उसने किसी दूसरी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, इस व्हाट यू मीन बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, थर्ड जुडिशियल फ्रेमवर्क, मतलब जुडिशरी मतलब आपका जो लीगल सिस्टम है, कोर्ट वाला सिस्टम है। ये 3 पॉइंट्स आपके आंसर में पहले आने चाहिए। तो पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, सेकंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, थर्ड जुडिशियल फंक्शन। ये सारी की सारी चीजें आपको 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करनी थी। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट्स। तो इनका ये पूछना है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जैसे एमसीए है फॉर एग्जांपल, या फिर सेबी है फॉर दैट मैटर, तो इनके ऊपर जुडिशरी का ऐसा क्या कंट्रोल है, दैट वाज एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर आंसर। फोर्थ पॉइंट, दिस कुड बी अ कंक्लूसिव पॉइंट एज वेल, या फिर आप मे बी इसको कंक्लूड नेक्स्ट पॉइंट में कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा कुछ लिखना है कि सी जुडिशरी का रोल क्या होता है। जुडिशरी का रोल ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ आता है उसको इंटरप्रीट करना, राइट। या फिर जहां उन्हें लगता है कि देयर इज अ गैप, देयर वाज नीड ऑफ अ प्रोविजन, लेकिन उसमें प्रोविजन नहीं है अप्रोप्रिएटली, तो उस प्रोविजन को एक केस जजमेंट के फॉर्म में उसका पार्ट बनाना, दैट इज एसेंशियली द रोल ऑफ जुडिशरी। तो यहां पर आपको ये बताना है इस आंसर के अंदर कि जुडिशरी डज हैव अ रोल टू प्ले इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू द एक्सटेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉ इज कंसर्न। तो पहला एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आ जाता है। दूसरा, जहां हम लोग बोलते हैं ना कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन अ पर्टिकुलर केस, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्ट पर अगर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है तो उस केस में हाई कोर्ट और मे बी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है टू इंटरफेयर एंड फ्रेम प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो 2 चीजें जो आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट में आएगी, पहला किसी एग्जिस्टिंग लॉ को इंटरप्रीट करना है, और दूसरा अगर कहीं पर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं होता है, मतलब जहां पर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज इन्वॉल्वड इन अ गिवन केस, तो उस पर अपना जजमेंट पास करना इज व्हाट यू मीन बाय कंट्रोल। तो अगर ये 2 चीजें आप इस आंसर के अंदर लिख देते हैं, पहला इंटरप्रिटेशन। अच्छा, मैं आंसर्स पूरी डिटेल में ऑफ कोर्स नहीं लिख रहा हूं, वो पेपर सोल्यूशन के फॉर्म में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एक स्टैंडर्ड आंसर शीट भी अपलोड करेंगे। सो मे बी यू कुड यू नो जॉइन अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, इट्स इन द नेम ऑफ यस अकेडमी फॉर CS। उस पर आपको सारे के सारे सोल्यूशंस, कंप्लीट पेपर सोल्यूशंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। तो बस ये 4-5 चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए थे, योर आंसर इज आई थिंक गुड टू गो। फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है, नहीं कोई प्रोविजन एक्चुअली में इन्वॉल्व है। चेक करना, व्हाई द नॉलेज अबाउट द रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग आर इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब इनका ऐसा कहना है कि भाई ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग्स की इंपॉर्टेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है। अच्छा, तो अब इसको बहुत जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे इलस्ट्रेट, मतलब मे बी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो एक अग्रीमेंट को बेस बनाकर। तो आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, नहीं कहीं पर ही आपके मॉड्यूल में, आपके नोट्स में कहीं स्पेसिफिकली दिया होगा। एक जनरल आंसर आपको लिखना है कॉमन सेंस के बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये कुछ चीज़ें आपके आंसर में आ जानी चाहिए कि अब यार प्लीडिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पहला एक आपका डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रिएट होता है फर्स्ट। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, एविडेंशियरी वैल्यू, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए इट हैज़ एविडेंशियरी वैल्यू, आप उसे कोर्ट में एविडेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, सिविल मैटर्स में पर्टिकुलरली। थर्ड, क्लैरिटी रहती है, जो भी पार्टीज़ हैं टू दैट एग्रीमेंट उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्लैरिटी रहती है। अच्छा, फोर्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक बिजनेस रिलेशनशिप आपका बना रहता है हमेशा, सो यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग टर्म अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर है।
अच्छा, टाइटल को लेकर कभी डिस्प्यूट नहीं आता, अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर है तो एटलीस्ट आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं. इन अ वे इट इज़ अ कॉस्ट सेविंग टूल. वाई इट इज़ कॉस्ट सेविंग? बिकॉज थ्रू दिस अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं, सो मे बी यू कुड एसेंशियली अवॉइड लिटिगेशंस विच ऑल्सो बेसिकली सेव्स योर कॉस्ट. तो अगर ये 5-6 पॉइंट्स आपके आंसर में आ गए और मे बी आप इसे एक अग्रीमेंट का बेस बनाकर अगर आप पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फेयर आंसर. सो बहुत जनरल सा क्वेश्चन था. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज़ टू बी कलेक्टिव एज पर लॉ. अच्छा, सो दिस थिंग कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब एसेंशियली फोकसिंग ऑन कंपनी हैज़ टू बी कलेक्टिव. अच्छा, कलेक्टिव मतलब कंपनी के केस में डिसीजंस कैसे होते हैं? तो कंपनी के केस में डिसीजंस होते हैं रेजोल्यूशन से. तो आपको एसेंशियली इस आंसर में एक्सप्लेन करना है कि जितने भी कंपनी में डिसीजंस होते हैं वो या तो होते हैं बोर्ड मीटिंग में या फिर वो डिसीजंस होते हैं जनरल मीटिंग में. बोर्ड मीटिंग में यू गॉट अ बोर्ड रेजोल्यूशन विच इज़ सिंपल मेजॉरिटी. जनरल मीटिंग में यू गॉट 2 रेजोल्यूशंस विच इज़ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. ऑर्डिनरी इज सिंपल, स्पेशल इज 3/4. तो बस ये चीज़ें आपको लिखनी, मैं बहुत इलेबरेट नहीं करता हूँ बिकॉज आई एम श्योर आप CS प्रोफेशन में अगर आप हैं तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आई एम श्योर आपको पता होगा. तो आई थिंक 2 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे और मेरे हिसाब से स्कोरिंग क्वेश्चंस थे. अच्छा, कंपलसरी क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के एक हैं. फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ एक बार आप पढ़ते हैं तो अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होता है. और दूसरा वो पहला क्वेश्चन था, वो पहले क्वेश्चन अगर थोड़ा इंस्टीट्यूट डगमगाया वो पूछ लेती तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक नर्वसनेस रहती है. बट आई थिंक ये बाकी दोनों B और C क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे. आगे देखते हैं नेक्स्ट. हाँ यार, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था. राइट ऑन द रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स वाइल ड्राफ्टिंग एजेंडा एंड नोट्स देयर ऑन. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जब भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है तो हम लोग सारे डायरेक्टर्स को एजेंडा भेजते हैं. एंड नोट्स मतलब जो आपके सपोर्टिंग्स होते हैं, मतलब एज अ CS मैं अगर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करूंगा मेरे साथ जो एक्सपेक्टेड है कि शायद डायरेक्टर्स मुझसे मांग ले या फिर मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करने की ज़रूरत होगी फॉर द बोर्ड मीटिंग और द डिसीजन मेकिंग टू बी इफेक्टिव. तो उसके बारे में हमको लिखना था. अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. अच्छा, अब जिस स्टूडेंट ने अनफॉर्चुनेटली आर्टिकलशिप नहीं की होगी तो उसके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा कि एक प्रैक्टिकलिटी एजेंडा में क्या होती है. बिकॉज व्हाट यू डन इज, ऑल वी नो अबाउट एजेंडा इज द प्रपोजल्स और द इशूज टू बी डिस्कस्ड एट द बोर्ड मीटिंग. कोई भी अगर इंस्टेंटली पूछता है तो यही रहता है. एक बार समझते हैं जरा क्या क्या चीज़ इसके अंदर आपको लिखनी है. तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आप इसमें एजेंडा के बारे में लिख दें. जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एजेंडा इज नथिंग बट द इश्यूज जो हम लोग डायरेक्टर्स को सेंड करते हैं विच आर टू बी डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग. तो आप एजेंडा का मीनिंग लिख दें उसमें. अच्छा, सेकंड, अब सी जितने भी एजेंडा होते हैं ना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में भी इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया गया था कि जब आप एजेंडा भेजते हैं सारे डायरेक्टर्स को तो उसके साथ आप रेजोल्यूशन का टेक्स्ट भेज दें. अच्छा, रेजोल्यूशन का टेक्स्ट भेजने का पर्पस क्या होता है? एटलीस्ट डायरेक्टर्स एट दैट पॉइंट वुड नो आप एग्जैक्टली क्या रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. तो जो भी एक प्रपोज्ड टेक्स्ट रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट होता है वो हम लोग साथ में अटैच कर देते हैं. तो ये इसके अंदर आपको लिखना है कि रेजोल्यूशन का टेक्स्ट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द एजेंडा नोट्स. सेकेंड, अच्छा, थर्ड, एक हम लोग बैकग्राउंड दे देते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन आप क्यों पास करना चाह रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग लिख देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है, राइट, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दोगे कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने इन्वेस्टमेंट से कंपनी को अलाउड है. तो आप 186 के बारे में लिख दोगे कि भाई वो 60% या 100% वाली लिमिट कितनी होती है, वो आप दे दोगे. उसके अंदर करंटली कंपनी ने कितने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं, उसके बाद कितनी आपकी लिमिट बची हुई है जो आप और दूसरा इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी के फॉर्म में दे सकते हो. तो वो पूरा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपके पास रेडी होना चाहिए. फॉर द डायरेक्टर्स इट बिकम्स ईजी. अच्छा, नेक्स्ट, सपोर्टिंग्स. सपोर्टिंग्स मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैं इन्वेस्टमेंट्स वाली बात कर रहा था तो इसमें हम लोग ये बता देंगे कि भाई मेरी से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की लिमिट है. 100 में से कंपनी ऑलरेडी 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, मतलब मेरे पास कितना बचा हुआ है? 60 करोड़. अब हो सकता है बोर्ड मीटिंग में कोई डायरेक्टर पूछ ले कि 40 करोड़ मतलब 60 करोड़ 40 करोड़ जो आप इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, ये 40 करोड़ हम लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है? दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. तो आपके पास वो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रेडी होना चाहिए. अच्छा, फिर ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि 100% और 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, SPA, जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं राइट लिमिट के हिसाब से, तो वो सारे कैलकुलेशन आपके पास रेडी होने चाहिए
नोट्स के फॉर्म में। अच्छा, नोट्स नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ द एजेंडा। ये यूजुअली कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है या कंपनी के सीएफओ के पास होगा, जो अपने साथ सपोर्टिंग कैरी करते हैं कि अगर किसी डायरेक्टर ने उसके बारे में कुछ पूछा तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसे बता सकते हैं, तो वो सपोर्टिंग्स होती हैं। तो ये आई थिंक दिस शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जैसा कैलकुलेशन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सब लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट करना वो आपके पास रेडी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि ये प्रपोजल किसने इनिशिएट किया, मतलब किसका थॉट था, तो इवन दैट कुड फॉर्म पार्ट ऑफ दिस। एंड लास्टली इसकी इंपॉर्टेंस या फिर नीड आप इसमें लिख के और इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, नीड मतलब क्या होता है कि एक बेसिकली प्रिपेयर्डनेस रहती है आपकी, प्लस दूसरा डायरेक्टर्स अवेयर होते हैं। अच्छा, इट सेव्स टाइम। अब मान लीजिए अब डायरेक्टर ने बीच में पूछ लिया कि मेरे को बताओ ये कैलकुलेशंस कैसे किए हैं आपने, फिर आप वापस यू रश, यू ओपन यू एक्सेल शीट, फिर आप सारे डॉक्यूमेंट मतलब वापस से सारी चीज़ें कैलकुलेट करते, इट एंड्स अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस ये आपको बताना है कि इट इज़ अ टाइम सेविंग टूल एंड इट बिकम्स हैंडी एंड ईजी फॉर द डायरेक्टर्स टू टेक डिसीजन इमीडिएटली ऑन स्पॉट। ये आई थिंक इस आंसर के अंदर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का पार्ट जो है। तो ये आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक 2A। इसका पार्ट 1 देखते हैं। नेम फोरम्स वेयर अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन अपीयर एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे दो चीज़ें आपको लिखना है। अपने आप पूरा जुडिशरी अगर आप देखते हैं तो इट्स इनटू 2 पार्ट्स। मैं बिल्कुल क्रिमिनल पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं प्योर सिविल की बात कर रहा हूँ। तो पहला विच इज़ द कोर्ट सिस्टम। कोर्ट में हु कैन अपीयर इज ओनली अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, मतलब सिर्फ एडवोकेट्स अपीयर कर सकते हैं कोर्ट के सामने। लेकिन जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे, ट्रिब्यूनल्स के सामने आपने अपार्ट फ्रॉम द एडवोकेट्स आपने प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी। तो आपने क्या करना है, कुछ नाम लिखने 4-5 अथॉरिटीज़ की जिसके सामने अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कैन ऑल्सो अपीयर। सो मे बी टू नेम अ फ्यू, आई थिंक NCLT है, NCLAT है, उसके बाद ट्राई है, फिर सेबी है, उसके बाद सैट है। बाकी आप ऐसे देखते हो तो खैर ये अगेन सारी की सारी अथॉरिटीज़ ही हैं एसेंशियली। बाकी आप कंपटीशन कमीशन के हिसाब से देखते हो तो बेसिकली CCI है। तो ऑल दीज आर दी अथॉरिटीज़ जिसके सामने आप बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बस इसके कुछ के नाम लिख देना, और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आप लिख सकते हो, ट्राई के बारे में आप लिख सकते हो, किस मतलब कौन सी कंपनीज़ को रेगुलेट करती है, या NCLT के बारे में लिख सकते हो आप, कौन सी कंपनीज़ को रेगुलेट कर सकती है। NCLT आई थिंक इज़ मच स्पोकन अबाउट वर्ड, बहुत सारे लोगों को NCLT तक ही पता था, NCLAT पता नहीं था। बट आई थिंक विद द रिसेंट टाटा मिस्त्री डिस्प्यूट आई थिंक द वर्ड NCLAT हैज़ बीन मच स्पोकन अबाउट। तो बहुत हाईलाइट किया है NCLT के अभी जो जजमेंट आया है रिसेंटली, और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब हम लोगों ने मतलब टाटा से बेसिकली चैलेंज दैट डिसीजन। अच्छा, आगे देखते हैं। उसके बाद समराइज स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू प्रेपरेशन ऑफ एन ओपिनियन। अच्छा, सो बेसिकली ये प्रेपरेटरी पॉइंट्स पूछने हैं कि जब आप एक ओपिनियन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। अब ये कुछ ऐसे आंसर्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। सो मे बी हम लोग डायरेक्टली नोट्स को रेफर करते हैं और आप उससे ही वो आंसर मतलब डायरेक्टली देख सकते हैं। सो मे बी आई थिंक ये जो हमारे नोट्स हैं उसमें प्रॉब्ली दिस इज़ गिवन हियर। सो दिस इज़ पेज 10.10 जो ड्राफ्टिंग के नोट्स हैं आपके। अब उसमें देख लो, फॉर्मुलेशन ऑफ लीगल ओपिनियन, ये मेंटल एटीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस, और थर्ड आपका राइटिंग प्रोसेस। सो आई थिंक जो लोग नोट्स से मतलब इन्हीं नोट्स से जिसने पढ़ा, आई थिंक दिस इज़ गिवन एट ऑन पेज 10.10। जो मेरे मैराथन के नोट्स थे उसमें भी सारी की सारी चीज़ें कवर्ड है, सेम पेज पर दिया हुआ है। और जो लोग मॉड्यूल से पढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी वेल गिवन इन मॉड्यूल एज वेल। और साथ में इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है जो बात कर रहा है पर्पस। सेकेंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो पर्पस, और यहाँ पे पहला प्रिपरेशन के बारे में था। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो खैर ये बेसिकली प्रिपरेटरी पॉइंट्स थे सारे के सारे जो आप देख रहे हो कि मेंटल एटीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस और राइटिंग प्रोसेस, और नीचे आपके पर्पस दिया हुआ है कि एक लीगल ओपिनियन हम लोग क्यों बनाते हैं। आई थिंक चेक कर लीजिए, बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं। हेड्स मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए फटाफट। लॉफुलनेस ऑफ एन एक्शन, मतलब जो आप कर रहे हो कितना सही है गलत है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, इम्प्लीकेशन समझने के लिए। थर्ड, आंसर क्वेश्चंस, मतलब अगर आपको कहीं ओपिनियन लेना है कि कोई एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो, सेम फॉर एग्जांपल कोई एक्विजिशन आप कर रहे हो, तो आप इम्प्लीकेशन समझना चाह रहे हो कि वेदर टेक ओवर रेगुलेशंस आर एक्चुअली एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट।
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर लॉ की नीड है कि आप किसी थर्ड पार्टी, प्रोस्पेक्टस के केस में हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लगता है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, कंप्लायंसेस कि कोई फॉरेन एक्विजिशन आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज कंप्लायंसेस आपको एप्लीकेबल है विच यू हैव टू डू। प्रोटेक्टिव शील्ड, यू ऑलवेज डू दिस, मतलब आप किस पर्पज से बेसिकली ये ओपिनियन राइटिंग करते हैं कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो एटलीस्ट उसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एडवर्स आपके अगेंस्ट ना हो, तो टू प्रोटेक्ट योर राइट्स एसेंशियली आप ये कर सकते हैं। डिज़ाइन टू मिसलेड, बेसिकली अगेन मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस वाले केसेस आप समझ सकते हैं यहाँ पे, डिज़ाइन टू मिसलेड। और आगे टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अक्सर ये होता है कि लोकल लॉ समझने के लिए आपकी जो फॉरेन पार्टी है वो इंसिस्ट करती है कि आप एक एडवाइजरी नोट ले लो सो दैट द ट्रांजैक्शन बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। लास्ट, ड्यू डिलिजेंस, मतलब टू फुलफिल सम लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज, आई थिंक आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था ये मेरे हिसाब से। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो स्कोरिंग होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आई थिंक इतना ही सिंपल है। 3 एंटिटीज के बारे में बात करें। पहला दे सेइंग पार्टनरशिप फर्म, सेकंड HUF, एंड अ माइनर वांट्स टू बिकम अ पार्टनर ऑफ अनदर पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में इन तीनों में से कौन पार्टनर बन सकता है? सो कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ पार्टनर? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट हाँ, उस पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जरूर बन सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म नहीं। सेकेंड, HUF भी नहीं बन सकता है, बट HUF का अगर कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी कैन बिकम अ पार्टनर, बट HUF एज सच कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। थर्ड, माइनर, आई थिंक बहुत पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ एक माइनर डेफिनेटली पार्टनर बन सकता है, बट ही विल ओनली बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स, ही विल नॉट बी अ पार्टनर इन लॉस सच। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2A देखते हो ना तो काफ़ी सिंपल था, एंड मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व जरूर किया होगा। इट वॉज एन ऑप्शनल क्वेश्चन, बट आई थिंक दिस वॉज मच सिंपलर, और लेंथ बहुत अप्रोप्रिएट थी इन सारे क्वेश्चंस की, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे चेक करना, इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड बट देयर इज नो आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें सच आर्बिट्रेशन के बारे में बात नहीं की हुई, लेकिन पार्टनर्स चाह रहे हैं कि भाई जो डिस्प्यूट है आप रिजॉल्व करना चाह रहे हो थ्रू एन आर्बिट्रेटर, एक्सेप्ट ओनली कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अमंग द पार्टनर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो इसमें आप एसेंशियली क्या लिखोगे ना, आप ये लिखोगे कि आर्बिट्रेटर को किस किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। सो 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें। सबसे पहले, एन आर्बिट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड थ्रू एन अग्रीमेंट। फर्स्ट, मतलब आपने स्पेशली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाया जो आपके सिलेबस में भी था। सेकंड, थ्रू अ क्लॉज इन द अग्रीमेंट, मतलब जैसे आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो उसमें लास्ट क्लॉज होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला, तो उस क्लॉज के थ्रू भी आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हो। थर्ड, बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, फैक्स, ईमेल, मतलब कोई भी करस्पॉन्डेंस अगर यहां पर पार्टीज के बीच में है तो उसके थ्रू भी आप एसेंशियली आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हो। तो इसमें थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों पार्टीज के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ईमेल के थ्रू आपने कोई करस्पॉन्डेंस की आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, सो यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है। तो यहाँ पर जब ये पूछ रहे वन पार्टनर चैलेंजेस द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, उसमें कोई गलत नहीं है, इट इज़ अ वैलिड मेथड और वैलिड वे ऑफ अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर, आप कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन 2C था। नाउ आगे देखते हैं 2A, इसके कुछ सैम्पल आंसर्स। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे एक सैम्पल FIR पूछा है, अभी थोड़ा सा वियर्ड आंसर था अगेन। इसका ना मैं ड्राफ्ट जो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर अटैच करूँगा, सो मे बी अगर आपको एक FIR का सैम्पल देखना हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सैम्पल FIR है, अनफॉर्चुनेटली आपको दिखेगी नहीं, मे बी यू कैन पॉज द स्क्रीन और आप इसको रेफर कर सकते हैं, बट एनीवे मैं अटैचमेंट के फॉर्म में इसको ज़रूर रखूँगा, सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ हाउ एन FIR लुक्स। अच्छा, आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, दिस सेइंग genuineness or credibility of the information is not a condition precedent for FIR। मतलब जिस ग्राउंड के लिए आप FIR फाइल करना चाहते हो वो सही है या नहीं है, उसके बारे में आपको यू जस्ट हैव टू गिव योर रिमार्क्स, कमेंट करना है आपको। तो अच्छा, अब जैसे FIR का पार्ट आप देखना, FIR इज ऑलवेज टू पुलिस ऑफिसर, विजिविस कंप्लेंट इज टू अ मजिस्ट्रेट, है ना। सो ये आपके आंसर में आ जाए। दूसरा, नाउ जिस एक्टिविटी के लिए आपने FIR फाइल की है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, दैट इज द
दैट इज द पार्ट विच कम्स आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आपकी अक्यूजेशंस कितने सही थे या गलत थे। तो इसमें आपको बहुत सीआरपीसी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। पहला एफआईआर के बारे में लिखना है आपको, व्हाट इज एन एफआईआर मेड टू पुलिस ऑफिसर। दूसरा आपको कंप्लेंट के बारे में लिखना है, मेड टू दिस थिंग मजिस्ट्रेट दैट सम crime known or unknown has happened, मतलब some person known or unknown has committed an offense or a crime, और बस आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हो, so that the magistrate based upon your complaint may take an action। वो आप इसमें ज़रूर लिख दीजिए। और इसमें जेन्युइननेस की बात या क्रेडिबिलिटी की जो बात है ना, वो आप सेकंड पार्ट में लिखना कि एक बार एफआईआर आपने फाइल की, उसके बाद पुलिस ऑफिसर एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करता है कि वो एफआईआर सच में करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इट इज नॉट अ कंडीशन प्रोसीडेड, बट हाँ इट डेफिनेटली डिफीट्स द पर्पस ऑफ लॉ। तो आप उसमें ये जरूर ऐड कर सकते हो कि अगर एफआईआर गलत है तो इट मे हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन द पार्टी हु इज एक्चुअली फाइलिंग द एफआईआर। बट ऐसा बहुत आपको लीगल प्रोविजंस इसमें जाने की जरूरत नहीं, एक जनरल आंसर इज एक्सपेक्टेड विच यू शुड राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ मेमोरेंडम ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो बेसिकली मॉर्गेज डीड बनानी है आपको विच इज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स की ये यहाँ पर एक्चुअली में इट वॉज अ डीड पॉल, डीड पॉल मतलब सिंगल पार्टी डिक्लेरेशन दे रही है, उस फॉर्म में है। तो आई थिंक ये भी अपने नोट्स में डायरेक्ट था, एक बार आप चेक कर ले। आई थिंक दिस वाज इन चैप्टर 6 एंड इट वाज समवेयर हियर 6 पॉइंट, ये मॉर्गेज वाला टॉपिक, एंड दिस इज 6.8 मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल। छोटी सी ये डीड है। ये भी आपको खैर आई थिंक मैराथन नोट्स में भी मिल जाएगी, और जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं जिसने इससे पढ़ा, आई थिंक ये डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड आंसर है। मॉड्यूल में भी सब कुछ सेम दिया हुआ है आपको, तो इसमें नथिंग टू वरी अबाउट। मेरे ख्याल से आई एम श्योर स्टूडेंट्स मस्ट बी रियली हैप्पी सीइंग दिस क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अ स्पेसिमेन डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। ये भी काफ़ी छोटा सा ड्राफ्ट है, मेरे ख्याल से 2 पेज का लेंथ आता है इसका एक्चुअली में बनाने के बाद। ये भी अपने नोट्स में डायरेक्टली दिया हुआ था, इसको भी अपन लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो दिस वाज इन चैप्टर 7 7 पॉइंट, हाँ, असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, दिस इज पेज 7.4। तो असाइनर असाइनी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, दूसरा जो प्रपोजी है मतलब जो असाइनी जिसके फेवर में आप एक्चुअली में सारे राइट्स ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो ये उसका ड्राफ्ट है। मैं अगेन बहुत ड्राफ्ट की डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा है, इनफैक्ट मैराथन लेक्चर्स में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स पे आपको मिल जाएगा। आगे, अ डीड ऑल्टरिंग कंडीशंस इन अ लीज। सो बेसिकली ये लोग जो लीज डीड है उसको अमेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री लीज डीड आपको बनानी थी। आई थिंक ये भी एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दिस वाज आल्सो देयर इन चैप्टर 6। तो अगर अपन चैप्टर 6 देखें, समवेयर ऑन पेज आई थिंक 18-19 दिस वाज गिवन, या सप्लीमेंट्री डीड ऑफ लीज। मतलब आप एक ओरिजिनल लीज डीड आपने बनाई, अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो हम लोग एक सप्लीमेंट्री लीज डीड बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ नोवेशन आप उसी को मतलब उसी में आप चेंजेस करने की कोशिश करते हैं थ्रू अ एडिशनल डीड, मतलब सप्लीमेंट्री के थ्रू हम लोग करते हैं। तो 6.19 पे पूरा आपका ड्राफ्ट दिया हुआ है। दिस वाज क्वेश्चन 2A। आई थिंक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 आप ओवरऑल ऐसे देखते हो तो उसका मतलब स्मॉल है और कैपिटल है, वैसे ही रेफर कर सकते हैं। आई थिंक दोनों बहुत सिंपल थे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था। ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन था आपका, 16 मार्क्स आई थिंक दीज वर इन हैंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2 टाइप्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट्स। अच्छा, ये क्या होता है? अभी हायर परचेज अग्रीमेंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। 2 तरीके हायर परचेज अग्रीमेंट के। पहला वो जिसमें एक किसी भी हायर परचेज अग्रीमेंट से कनेक्टेड 3 पार्टीज होती है। मैंने बोल रहा हूँ अग्रीमेंट में 3 पार्टीज होती है, मतलब लेकिन ऐसे 3 पार्टीज हायर परचेज अग्रीमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो एक वो होता है जो सेलर है, दूसरा एक फाइनेंसर होता है, एंड थर्ड से हायरी होता है, या फिर आप बोल सकते हो ओनर बोल सकते हो, या हायरी बोल सकते हो, सॉरी हायरर। सेलर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे 4 व्हीलर खरीदी, तो जो शोरूम वाला होता है वो आपका सेलर होता है अल्टीमेटली। फाइनेंसर, लेट्स से आपने इसे SBI से फाइनेंस किया तो ये SBI आपका फाइनेंसर बन गया, और लेट्स से ये X ने ये कार खरीदी है, तो ये 3 पार्टीज होती हैं आपकी। अच्छा, अब दोनों केसेस में सेलर हैज़ नो रोल टू प्ले, बिकॉज इन ईदर ऑफ द केसेस ओनरशिप आप ट्रांसफर कर देते हो। अच्छा, अब 2 हायर परचेज अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? पहला हायर परचेज अग्रीमेंट वो होता है जिसमें फाइनेंसर बिकम्स द ओनर, मतलब फाइनेंसर गुड्स खरीदता है
और वो हायर परचेज पर किसी दूसरी पार्टी को देता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हायरर को देता है, और हायरर को इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। जिस भी पॉइंट पे उसने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट की, वो गुड्स एनीवे बैंक के ही होते हैं, मतलब फाइनेंसर के ही होते हैं, और जहाँ पर आपने इंस्टॉलमेंट सारे ड्यूली पे कर दिया तो लास्ट में बैंक आपको एनओसी दे देती है एंड यू गेट द ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ ऑल द इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स। ये पहला फॉर्म। दूसरा, जिसमें जो ओनर है, मतलब जो एक्चुअल बायर है, वो गुड्स खरीदता है एंड ही डज अ हायर परचेज अग्रीमेंट विद द बैंक। मतलब वो इनिशिएट करता है कि साहब मैंने गाड़ी खरीदी है, इसके लिए मेरे को फाइनेंस जो चाहिए था आप मेरे को फाइनेंस दे दो, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन यू विल हैव अ राइट टू सीज। इसमें ये वर्ड राइट टू सीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर लिख देना कि भाई अगर डिफॉल्ट हुई, मतलब यहाँ पर हायर परचेज में डिफॉल्ट होती है, अगर उसने अपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए हायरर ने, तो उस केस में बैंक के पास उस गाड़ी को सीज करने का राइट रहेगा। ये इसके अंदर आना चाहिए। और जो ये फर्स्ट वाला हायर परचेज अग्रीमेंट जिसमें फाइनेंसर एक्चुअली बाइज द गुड्स और वो हायर परचेज पे हायरर को देता है, इसमें मिनिमम पेमेंट क्लॉज के बारे में लिख दीजिए। मिनिमम पेमेंट क्लॉज कि भाई अगर ड्यू डेट के पहले आपने अगर ये अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया, डिफॉल्ट कर दी, तो 50% ऑफ द टोटल अमाउंट जो भी आपका लोन अमाउंट था वो आपको पे करना पड़ेगा बैंक को। एंड ओनरशिप तो एनीवे आपकी कभी थी नहीं, वो हमेशा से बैंक की ओनरशिप थी। बैंक उसके बाद उस गाड़ी का कुछ भी करे, बेच के अपना पैसा वसूल कर ले, उनका मतलब उनका प्रेरोगेटिव है, उनका राइट है। तो ये इस आंसर के अंदर आना चाहिए था। पहला, जिसमें फाइनेंसर परचेजेस एंड ही गिव्स इट ऑन हायर परचेज टू द हायरर। दूसरा, जिसमें हायरर गुड्स खरीदता है और वो हायर परचेज इनिशिएट करता है विद द फाइनेंसर। ये आई थिंक दो टाइप्स ऑफ हायर परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, आई थिंक बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चन था ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क लॉ। अच्छा, ट्रेडमार्क मतलब कोई भी आपका बिजनेस लोगो, साइन या नेम होता है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई कोई दूसरा सेम ब्रांड नेम यूज ना करे, हम लोग बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। सो ट्रेडमार्क इज योर लोगो और बेसिकली द नेम ऑफ द एंटिटी। वेदर एंड तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है, आई थिंक बहुत सिंपल है। किसी भी ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसमें किसी भी तरीके का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कोई आपका लोगो या फिर बिजनेस मार्क या नेम या कोई पैटर्न कॉपी ना कर ले, और उसकी एक यूनिकनेस बनी रहे, इसलिए हम लोग उसे बेसिकली रजिस्टर करवाते हैं। सेकेंड, वेदर एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी असाइंड। ट्रेडमार्क एक ऐसा आईपी है जिसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं भी करवाया तो लॉ प्रोटेक्ट्स यू बाय प्रायर यूज। अगर आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हो कोर्ट के सामने कि भाई इस पर्टिकुलर मार्क को मैं पहले इसे यूज करा था एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्टी और थर्ड पार्टी, तो उस केस में यू गेट प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो इवन इफ द ट्रेडमार्क इज नॉट रजिस्टर्ड, इट कैन बी असाइंड, विच डज नॉट हैपन इन केस ऑफ पेटेंट्स, बट यहाँ पर इन केस ऑफ ट्रेडमार्क आप उसे डेफिनेटली असाइन कर सकते हैं इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि लॉ प्रोटेक्ट्स। अच्छा हाँ, मार्क आपका रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग राइट है, बट इवन इन केस इफ योर मार्क इज नॉट रजिस्टर्ड, देन बाय प्रायर यूज आप कोर्ट में एस्टैब्लिश कर सकते हो कि भाई ट्रेडमार्क मेरा ही है, तो इट कैन बी असाइंड। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन था, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, अब इसमें अपने को क्या लिखना है कि सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है, फिर गुडविल कैसे आप अक्वायर कर सकते हो। तो गुडविल अक्वायर करने के दो थे। पहला तो ऐसा लिख देना कि goodwill is generated over a period of time. Goodwill is nothing but the reputation of a particular brand or a particular company. So it can be generated over a period of time with enhanced profits, a strong financial presentation of the company. और दूसरा, it can also be purchased. जब आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो, एंटिटी एक्वायर करते हो, तो along with the company आप उसकी गुडविल भी साथ साथ एक्वायर करते हो। तो दो चीज़ें इसमें आ जाएगी। पहला, गुडविल, उसका मीनिंग आपको लिखना है। दूसरा, goodwill can be generated or it can be acquired. अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में लिख सकते हो जो आपने प्रॉब्ली एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा। और लास्ट एक फैक्टर और लिख देना कि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स आर स्ट्रॉन्ग, या फिर द कंपनी इज़ वेरी सोशली मोटिवेटेड। जैसे आप इंडिया में काफ़ी सारी ऐसे ग्रुप्स देखोगे, इन्फी है और मे बी टाटाज हैं, विप्रो है, सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट बिकॉज द सोशल फैक्टर। तो अपार्ट फ्रॉम देयर फाइनेंशियल्स, देयर सोशल पार्टिसिपेशन ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये सोशली मोटिवेटेड कंपनीज की भी गुडविल काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आप इस आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। बहुत जनरल आंसर था, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डी।
सो दिस टॉक्स अबाउट एंट्रेंचमेंट. अच्छा, ये भी आप लोगों ने अगेन एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा. कंपनी लॉ अनफॉर्चुनेटली न्यू सिलेबस में इतना है नहीं प्रोफेशनल में. एंट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ लॉ. सो अगर मेरा लॉ मेरे को बोलता है कि किसी पर्टिकुलर केस में मेरे को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था, और मैंने मेरे आर्टिकल्स में लिखा कि मैं ऑर्डिनरी की जगह स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगा, एक्ट में लिखा हुआ है कि मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है, मैंने मेरे आर्टिकल्स में आई वेंट अ स्टेप अहेड और मैंने आर्टिकल्स में लिखा कि मैं स्पेशल नहीं, मैं इसे 100% मेजॉरिटी के साथ पास करूंगा या अप्रूव करूंगा, दैट इज नथिंग बट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. सो एंट्रेंचमेंट मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ लॉ. जो मेरे को लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर मैं प्रोविजन उसको कंप्लाई करता हूं, इज नथिंग बट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वैलिडली अलाउड. एक्ट में मतलब एक्ट में अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है उससे ज़्यादा अगर आप कुछ अपने आर्टिकल्स में स्पेसिफाई करते हैं, सो दैट विल हैव बाइंडिंग फोर्स. हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा प्रोविजन आप अपने आर्टिकल्स में ना लिखे विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 2013. बस ये आई थिंक इस आंसर में आना चाहिए. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3A. बहुत सिंपल दो पॉइंट्स है. बीपीओ, केपीओ. बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आई थिंक बहुत जनरल थियोरी थी. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब जहां पर आप अपना नॉन कोर फंक्शन किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकते हैं. एक सिंपल से एग्जांपल आप इसमें जरूर दे दीजिए कि जैसे जितनी भी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, इन लोगों ने अपना बैकएंड मतलब फाइनेंस एक्टिविटीज़ या लीगल एक्टिविटीज़ पूरी की पूरी, या ये कॉलिंग वाला पार्ट आप जो देखते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम बोलते हैं जिसको हम लोग, वो पूरा का पूरा इंडिया में आउटसोर्स किया हुआ है, इस बीपीओ. दूसरा केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां पर टू शेयर पार्ट ऑफ पाई, जैसे सीएस की एक्टिविटीज़ हैं, लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो आपने किसी दूसरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो ये आई थिंक दो चीज़ें बस आपको एक्सप्लेन करनी, बहुत जनरल सा आंसर है, सिंपल आप एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखना, समन्स केस एंड वारंट्स केस. अच्छा, ये भी आई थिंक बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपके नोट्स में भी है. आई थिंक दिस इज गिवन, दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एंड somewhere on page 11 or 12 this answer is there. एक बार चेक करते हैं. सो ये टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल दोनों दी हुई है आपको, समन्स केस और वारंट केस. तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए वो एक बार ये फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए. वारंट केस इज वन विच रिलेट्स टू ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years. तो वारंट केस जहाँ पर सजा आपकी 2 साल से ज़्यादा है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ है, वो वारंट केसेस होते हैं. जितने भी सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के, वो सब वारंट केसेस होते हैं. और दूसरा आपके समन्स केस, जहाँ पर अप टू 2 years का इम्प्रिजनमेंट है, वो समन्स केस है. वारंट केस कभी भी समन्स केस नहीं हो सकता, लेकिन समन्स केस किसी भी स्टेज पे वारंट केस हो सकता है. तो बस ये आपको दोनों का डिफरेंस लिखना था. आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज. अगेन ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. आप मोरलेस देखो ना तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हाइपोथिकेशन के लिए सच इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो हाइपोथिकेशन को स्पेसिफिकली गवर्न करता है. क्या हो गया? आई थिंक दिस सम प्रॉब्लम विद द स्टाइलस. हाँ, ओके. सो हाइपोथिकेशन के लिए सच कोई लॉ नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ऑल्दो प्लेज इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दूसरा, हाइपोथिकेशन यूजुअली हम लोग व्हीकल्स के केस में यूज करते हैं, 2, 3, 4 व्हीलर्स, जबकि प्लेज कुड बी यूज फॉर एनी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज. शेयर्स के केस में प्लेज हो सकता है, दूसरी और किसी प्रॉपर्टी के केस में प्लेज हो सकता है. बैंक से जब आप लोन लेते हो गोल्ड के अगेंस्ट, इज नथिंग बट अ प्लेज ट्रांजैक्शन. तो प्लेज यूजुअली हम लोग किसी भी एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं. सो आई थिंक इतना भी आपने लिखा इसके अंदर काफ़ी है. लाइसेंस एंड लीज, अगेन ये भी एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, नोट्स में भी मिल जाएगा आपको. मे बी अगर अपने को पेज नंबर चेक करना है, सो दिस इज आई थिंक चैप्टर 4 अगेन, चैप्टर 4. पेज 4.32. तो ये लाइसेंस के बारे में दिया हुआ है और नीचे आपकी लीज के बारे में भी दिया हुआ है सारा के सारा. ये लाइसेंस है, ये लीज है. एक ही डिफरेंस जो मेजरली आपको फोकस करना है बिटवीन लीव एंड लाइसेंस, कि लीज के केस में हम लोग प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, आई विल रिपीट, लीज के केस में हम लोग प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हैं, जबकि लाइसेंस के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करते हैं बट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करते. सो लाइसेंस इज बेसिकली आई गिव यू अ राइट टू यूज माई प्रॉपर्टी. Lease, I give you a right to use my property along with interest in that particular property is nothing but lease. तो बस ये आई थिंक आपने एक डिफरेंस हाईलाइट किया. दिस इज आई थिंक गुड इनफ सॉर्ट. चलिए आगे देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वाज क्वेश्चन 3.
हाँ, अभी क्वेश्चन 4 थोड़ा सा ट्रिकी था, ये काफ़ी कुछ लीगल पार्ट इसमें पूछा हुआ है। एक बार ये हम लोग चेक करते हैं ज़रा कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें। फर्स्ट पार्ट देखना है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन 4A, एक्स फाइल्ड अ सिविल सूट फॉर एविक्शन, मतलब प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, एंड पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी अगेंस्ट वाई। सो एक्स ने एक सिविल केस फाइल किया अगेंस्ट वाई, एन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपायर, मतलब जिसने ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की हुई है, बट द केस वॉज डिसमिस्ड बाई डिफॉल्ट विदाउट एनी हियरिंग एंड नॉट कंसिडरिंग मेरिट्स ऑफ द केस बाय ऑनरेबल कोर्ट। तो एक्स को ऐसा लग रहा है कि भाई कोर्ट ने बिल्कुल हेवाया वो केस डिसमिस कर दिया, बहुत उसे सिंसियरली नहीं लिया, ड्यू टू सेवरल नॉन अपीयरेंसेज ऑफ एक्स। तो एक्स काफ़ी हियरिंग्स में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से मैटर डिसमिस कर दिया। नाउ एक्स अगेन वांट्स टू फाइल अनदर सिविल केस बिफोर द सेम कोर्ट। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वापस से एक और सिविल केस फाइल करना चाह रहा है। नाउ सी, दो चीज़ें आप इसके अंदर लिखोगे। पहला कि जब आप सेम कोर्ट के सामने केस फाइल करते हो उसको हम बोलते हैं रिव्यू, तो आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन करोगे, पहला। और दूसरा, इसमें मे बी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा ब्लर साइड दिया हुआ है कि ड्यू टू सेवरल नॉन अपीयरेंसेस ऑफ एक्स, तो मेरे ख्याल से शायद इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करी कि आप थोड़ा सा एक्स पार्टी के बारे में भी यहाँ पर, बट खैर एनीवे, मतलब मैटर डिसमिस किया था तो आप डेफिनेटली एक्स पार्टी के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि इट वाज डिसाइडेड अगेंस्ट एक्स, मतलब जिस पार्टी ने बेसिकली केस इनिशिएट किया था। तो एक्स पार्टी के बारे में लिख देना कि सिंगल पार्टी जो प्रेजेंट थी उसके फेवर में मैटर डिसाइड हो गया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये थोड़ा सा लाइट साइड है, मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शनल चीज़ है, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, बट हाँ मेजरली इसमें अपने को जो मेन पार्ट है आंसर का वो आपको फोकस करना है रिव्यू के ऊपर, कि एक रिव्यू पिटिशन बेसिकली हम लोग यहाँ पर फाइल करेंगे सिंस इट इज बिफोर द सेम कोर्ट। रिविजन इज ऑलवेज बिफोर द नेक्स्ट कोर्ट और द हायर कोर्ट, विजिबिस रिव्यू इज ऑलवेज बिफोर द सेम कोर्ट, कि आपने जो जजमेंट पास किया आप उसे वापस से रिकंसिडर करो, रिव्यू करो, क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा है कि शायद पहले उसमें बहुत थरली हियरिंग्स नहीं हो पाई थी। तो ये आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। 4B आप देखते हैं जरा, अ सिविल सूट वाज फाइल्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग द कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट एंड द ऑनरेबल कोर्ट रिजेक्ट्स द प्लेंट। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई जो केस आपने फाइल किया उसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मतलब मेन ग्राउंड्स ही आपने अगर नहीं लिखे तो ऑब्वियसली पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप वापस से केस शुरू से वापस से फाइल कर सकते हो इन अ प्लेंट जिसमें कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली में स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे बस रीसबमिशन ऑफ प्लेंट ये आपको लिखना है। तो पहला प्लेंट क्या होता है ये आपको लिखना है। दूसरा, एक प्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो स्टैट्यूटरी होनी चाहिए, सो जैसे फैक्ट्स लिखते हैं हम लोग, ग्राउंड्स लिखते हैं, और थर्ड रिलीफ लिखते हो, प्रेयर लिखते हो, तो वो आपको इसके अंदर लिखना है। और थर्ड पॉइंट में आप सिर्फ इतना अगर नरेट कर दोगे कि अगर उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं है तो पार्टी के पास पॉसिबल अपॉर्चुनिटी रहती है विद लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के साथ आप उस केस को वापस से फाइल कर सकते हो। शुड बी द पार्ट ऑफ दिस आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखना यार, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रिकी था, तो पूरे पेपर में मुझे जो लगा ओवरऑल एक जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन 4। सब थोड़े weirdly पूछे हुए, and I'm sure most of the students were actually hearing me till now must they would agree with me कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा weird था। अच्छा, आंसर्स ऐसा नहीं कि इसके है अवेलेबल नहीं है, मतलब सबके आंसर्स हैं, आपके मॉड्यूल में हैं, आपके नोट्स में है, बस ये कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एंड वी एंड अप मिसिंग ऑन दीज स्मॉल पॉइंट्स। आगे देखते हैं थर्ड, रश बैंक, अ बैंकिंग कंपनी वांट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर। अच्छा, अब इसमें बोरोवर कौन है बताया नहीं है, प्लस अ बैंकिंग कंपनी इज टेकिंग एक्शन, तो बैंकिंग कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी कि वो अपने बोरोवर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है बिफोर डीआरटी। तो पहला आपको लिखना है अथॉरिटी विच इज डीआरटी। ये देखो जरा, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज अप्रोप्रिएट फोरम टू फाइल द पिटिशन। कौन से अथॉरिटी के सामने आप फाइल करोगे? सो इट इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अंडर दिस थिंग रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट 1993। सेकेंड, suggest whether THFL and MBFC, which is not a banking company, so non-banking company, basically बात करें, can file the petition against the defaulting borrower before the same forum। तो अगर कोई non-banking company है तो आप अगर NBFC की बात करो, जैसे non-banking they are insisting, अगर कोई है तो वो डेफिनेटली डीआरटी के सामने जा सकती है, लेकिन अगर कोई थर्ड कंपनी है तो उस केस में अथॉरिटी सिर्फ एनसीएलटी के पास है। तो व्हेन दे आर सेइंग नॉट अ बैंकिंग कंपनी, अब ये कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल कंपनी भी हो सकती है जिसने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है, तो उस केस में उसके प्रेरोगेटिव ज्यूरिसडिक्शन एनसीएलटी है, बिकॉज इट इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। सो दो चीज़ें आपको लिखनी है, अगर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी है तो डीआरटी, अगर कोई नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है तो वो सारे के सारे मैटर्स बेसिकली डीआरटी के एनसीएलटी के सामने फाइल करेगी। आई थिंक ये दो चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए।
नेक्स्ट, एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन had been made before the sessions. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था. ये भी खैर ऐसे देखोगे तो आप दिया हुआ है आपके नोट्स में भी है. खैर ये एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन हैड बीन मेड बिफोर द सेशंस जज. तो आपने रिविजन एप्लीकेशन फाइल किया. अच्छा, रिविजन एप्लीकेशन फाइल करो मतलब लोअर कोर्ट के अगेंस्ट आप सेशंस जज के सामने जा रहे हो. कैन अनदर रिविजन बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट. तो आप क्या हाई कोर्ट के सामने जा सकते हो. अच्छा, जहां पर आपने सेशंस जज के सामने केस फाइल किया है उस केस में आप वापस से हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो. फर्स्ट रूल. सेकेंड, वेदर एप्लीकेशन ऑफ रिविजन कैन ओनली बी फाइल्ड बिफोर दी डायरेक्टली बिफोर द हाई कोर्ट. अच्छा, ऐसे जहां पर सेशन जज के पावर्स है वहां पर आप हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो. तो अब दो तीन चीजें जो आपके आंसर में आनी चाहिए. सबसे पहले सेशन जज के सामने फाइल करनी है. दूसरा, अगर कोई वो जो हम लोग बोलते हैं ना जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ एक्चुअली में इन्वॉल्व था तो उस केस में आप हाई कोर्ट के सामने डायरेक्टली जा सकते हो. तो पहला, सेशन जज के सामने फाइल किया है तो आप हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो. सेकंड, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट के सामने जा सकते हो, ये आना चाहिए इसमें. थर्ड, सेशंस जज के सामने अगर आपने फाइल किया है और सेशंस जज ने अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो फिर हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो. लेकिन सेशंस जज को लगता है कि इसमें कोई मटीरियलिटी है तो उस केस में वो मैटर रेफर करेगा हाई कोर्ट को और उस केस में आप हाई कोर्ट के सामने रिवीजन फाइल कर सकते हो. सो पहला, अगर सेशंस के सामने फाइल कर दिया तो हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो. सेकंड, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उस केस में हाई कोर्ट के पास जा सकते हो. थर्ड, अगर सेशंस जज ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर हाई कोर्ट का कोई प्रेरोगेटिव नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास. लेकिन अगर सेशंस जज को लगता है इसमें कोई मटीरियलिटी है तो उस केस में आप इसी सेम रिवीजन पिटीशन को आप हाई कोर्ट के सामने ले जा सकते हो. तो बस आई थिंक ये 4 पॉइंट्स आप इस आंसर के अंदर लिखोगे. आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ आंसर. और अगर नोट्स में आप चेक करना चाहो सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड समवेयर ऑन यहाँ पर दिया हुआ है ये 1.16. ये यहाँ पे रिविजन में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी. 1.16 पे इसका आंसर है. आई थिंक मैराथन नोट्स में भी है जो यस एकेडमी फॉर सीएस के चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम में यस एकेडमी फॉर सीएस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. ड्राफ्ट अ स्पेसिमेन नोटिस बाय द रिक्विजिशनिस्ट कन्वीनिंग एन ईजीएम एज पर अनेक्सर 7 इन दिस रिगार्ड. तो बेसिकली यहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि कंपनी के कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की कंपनी को ईजीएम बुलाने के लिए और कंपनी ने ईजीएम बुलाने से मना कर दिया. तो उस केस में जो मेंबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है वो खुद कंपनी की ईजीएम बुलाना चाह रहे हैं तो वो सारे के सारे मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे. ये आई थिंक डायरेक्ट आंसर था. ये भी अगेन आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा. सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एंड दिस वाज गिवन ऑन पेज 3.71 आई थिंक. या सो ये पूरा का पूरा नोटिस यहाँ पर मिल जाएगा आपको. अगेन मेरे मैराथन नोट्स में भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा. मैं अभी ये खैर पूरा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ बट ये एज इट इज़ यहाँ पर आई थिंक दिया हुआ. बहुत सिंपल सा आई थिंक ये डायरेक्ट ड्राफ्ट था. ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सिंपल था. तो ओवरऑल आप अभी तक देखते हो ना तो क्वेश्चन 4 एक ऐसा क्वेश्चन था जो काफ़ी ट्रिकी था और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स उन लोगों ने पूछा. सेकेंड चेक करते. बहुत सिंपल क्वेश्चन अगेन. प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज अ पर्सन who does the necessary preliminary work in connection with the formation and the establishing of a company. तो ये बोल रहे कि भाई प्रमोटर वो होता है जो कंपनी की इनिशियली सारी की सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करता है विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन. तो आई थिंक ये जो आपने बचपन में हमेशा फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, हु इज अ प्रमोटर, समवन हु कंसीव्स एन आइडिया एंड हु टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी. फिर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो करता है, नेम एप्लीकेशन करेगा, सारे डिक्लेरेशंस फॉर्म फाइल करता है, INC 32, 33, 34 मेमोरेंडम बनाएगा, आर्टिकल्स बनाएगा, पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है, कैपिटल डिसाइड करेगा, सब्सक्राइबर्स को लेकर आएगा, ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे कंपनी के. वो सारी की सारी चीज़ें आई थिंक आपको लिखनी है. बिल्कुल ईजी बेसिक जो आपने प्रमोटर के बारे में जाना सुना है वो आई थिंक आपको इस आंसर के अंदर लिखना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट, व्हेन एन अर्जेंट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कैन बी इनिशिएटेड. तो बेसिकली जहाँ पर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू कॉल फॉर अ बोर्ड मीटिंग और आपको फिर भी रेजोल्यूशन पास करना है तो उस केस में आप एक सर्कुलर रेजोल्यूशन रेजिडेंशियली पास कर सकते हो. बस ये है कि सर्कुलर रेजोल्यूशन मस्ट बी असेंटेड टू बाय मेजॉरिटी डायरेक्टर्स और ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है एक्ट में जो आपने पढ़ा होगा कि इफ मोर देन 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट दैट इट इज नॉट अ प्रपोजल विच कैन बी डन थ्रू सर्कुलर रेजोल्यूशन, मतलब
टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में मोर देन 1/3 अगर ये बोलते हैं कि इसको आप सर्कुलर के थ्रू पास नहीं कर सकते, तो कंपनी को वो जो प्रपोजल है, जो एजेंडा इशू है, वो आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही लेना पड़ेगा। आई थिंक इस आंसर के अंदर लिखना है। बाकी आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एसेंशियली। और आगे देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। समथिंग रॉन्ग विद द शीट। हाँ जी, नाउ ये देखो लास्ट क्वेश्चन इसका। सो दिस इज क्वेश्चन 6, लास्ट पेज। अच्छा, ये मैं रीड करता हूँ। एक्चुअली ये ड्राफ्ट है एक तरीके से, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी हैवी क्वेश्चन है। 8 नहीं, सॉरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे फैक्ट्स ऑलरेडी दे दिए इन लोगों ने। अच्छा पार्ट इसका है कि अगर आपको एक फॉर्मेट पता है ड्राफ्ट का, कि ऊपर आप लोग टाइटल लिखते हो, उसके बाद डेट और प्लेस लिखते हो, फिर बाय इन बिटवीन दोनों पार्टीज़ का नाम हम लोग लिख देते हैं, फिर आप रिसाइटल्स लिखते हो, उसके बाद बॉडी मतलब मेन पार्ट होता है आपका अग्रीमेंट का, विटनेसिंग, साइनिंग, ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है। और पार्सल क्लॉज मतलब अगर कुछ अटैचमेंट है उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो तो वो उसके अंदर आता है। तो अगर आपको फॉर्मेट क्लियरली पता है तो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको सारे हेड्स इन्होंने पहले से ही दे दिए कि आपके अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आपको लिखना है। तो एक बार चेक करो ज़रा, क्वेश्चन ऐसा कुछ है। The employees registered union of ABC Limited proposes to construct a temple on half-acre vacant plot adjoining factory dispensary in the factory campus. तो बेसिकली जो कंपनी की मतलब यूनियन है, एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, वो एक मंदिर बनाना चाह रहे हैं फैक्ट्री से लगी हुई जो ज़मीन है। The local authorities and labor welfare officer also recommended the proposal and grant NOC for the same. तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी, अप्रूवल चाहिए थे, आपने सब कुछ ले लिए। The MD of the company, XYZ, asked the company secretary to examine it, report, and if worth approving, put up a draft for consideration of the board. तो बेसिकली जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपसे एज अ CS चाह रहा है कि भाई एक ड्राफ्ट स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाएं, और CS ने उसके बेसिस पे रिकमेंड किया है कि भाई क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए। चेक करना, द कंपनी सेक्रेटरी रिकमेंड्स इट ऑन द फॉलोइंग मेन टर्म्स। ये सब पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए। एक एक करके हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बोला कि वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसका पूरा एक आंसर हम लोग बना के भेजेंगे, आप जरूर चेक कीजिएगा उसको। चेक करते हैं। फर्स्ट, ड्राफ्ट डीड विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एंड एग्जीक्यूटेड बाय द टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। सो आप एक कमिटी फॉर्म करोगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ऐसे लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, और उस कमिटी के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी से। फॉर एग्जांपल 6 लोगों की कमिटी है, 3 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 3 आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और आप नाम लिख देना कि भाई ये 6 लोग उसके कमेटी के मेंबर्स हैं। सेकेंड, टाइम पीरियड, ये इसमें दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ज़मीन के बारे में लिखना है। खैर देखते हो पार्सल्स क्लॉज के फॉर्म में लिखेंगे आगे। एनुअल रेंटल ऑफ ₹100 शैल बी पेबल बाय TMC टू ABC लिमिटेड। मतलब जो आप टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी आप बना रहे हो, ये लीज रेंटल पे करेगी टू ABC ₹100 का, और उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि लीज कब से इनिशिएट होगा। तो ऊपर जो आपको डेट लिखनी है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो मे भी एक रफ टेंटेटिव डेट लिख सकते हैं। फोर्थ देखिए, एम्प्लॉयज विल नॉट बी चार्ज विद एनी फीस डोनेशन हाउएवर मे बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ वॉलंटियर। तो यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं देना है आपको, मंदिर के एक्सेस के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, और अगर कोई डोनेशन आता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट आ गया कि भाई आपको प्रॉपर क्लीनलीनेस सब कुछ सिस्टम वहाँ पर सेट करना है, कुछ दिक्कत ना है किसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपनीज ऑथराइज्ड ऑफिसर्स शैल बी अलाउड टू इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्शन राइट्स के बारे में लिखना है कि भाई फ्रॉम टाइम टू टाइम आप मेंबर मतलब यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो कि वेदर एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड और नॉट। अगर कोई भी उसमें आपको अनरीजनेबलनेस लगती है तो यू कैन रेज दैट मैटर। एंड लास्ट पॉइंट आपका ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि अगर कल से कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो द मैटर विल बी रेफर टू आर्बिट्रेटर, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज आपको लिखना है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड अग्रीमेंट बनाया है तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा ड्राफ्ट था, मेरे हिसाब से बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का है। डीड ऑफ ग्रांट ऑफ लैंड फॉर टेम्पल इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस के ऊपर आपको एक ड्राफ्ट बनाना था। और फॉर्मेट मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी जानते हैं। अगेन मैराथन नोट्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर भी वो नोट्स हैं, तो आप वो स्ट्रक्चर सेम रखेंगे, बस ये क्लॉजेस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट इन लोगों ने पूरा क्वेश्चन आपको सजा के ही दे दिया कि भाई एज इट इज़ उठाओ और खा लो इसको, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड इज मटीरियल फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अच्छा,
जो भी हम लोग अग्रीमेंट के अंदर डेट लिखते हैं उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर किसकी बात है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब किस दिन पार्टीज ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहला, डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए 4 महीने का टाइम पीरियड है, तो किस दिन से 4 महीने, उसके लिए डेट इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, लिमिटेशन पीरियड की, अगर इस डॉक्यूमेंट को, अग्रीमेंट को लेकर कोर्ट कल से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से कितने टाइम पीरियड के अंदर मैं यहाँ पर एक्शन ले सकता हूँ अगेंस्ट दी अदर पार्टी, राइट। तो जैसे सिविल मैटर्स में नॉर्मली आप देखते हो 3 साल का टाइम आपको दिया होता है, प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत केसेस में 12 साल का आपको टाइम दिया हुआ है, तो 3 साल स्टार्ट कब से होंगे, इस लिमिटेशन पीरियड। सो इफ द डेट इज एक्सीडेंटली मिसिंग इन द डीड, मतलब वो जो डेट थी वही उस अगर डीड के अंदर नहीं लिखी हुई है, हाउ डू एज अ कंपनी सेक्रेटरी विल डील विद सच अ सिचुएशन। तो यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जो डेट एक्चुअली में आपके अग्रीमेंट के अंदर आनी चाहिए थी वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसमें आपको एक ये लिखना है कि अगर डेट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, सिंस इट्स अ सिविल मैटर, तो हम लोग ओरल एविडेंस पार्टी से ले सकते हैं, जहाँ पर पार्टी बताएगी कि कौन सी डेट पर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट किया है। और दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो आप उससे एक टेंटेटिव डेट निकाल सकते हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर आपको एक अप्रॉक्सीमेट डेट मिल जाएगी कि कब आपने वो अग्रीमेंट बनाया होगा। सो 2 चीज़ें इस आंसर के अंदर कंपल्सरीली आनी चाहिए। पहला, जब इसके बारे में लिख दो कि भाई पार्टी से आप समझ लो ओरली, ओरल एविडेंस कैन बी यूज्ड इन दिस केस। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कोई घुमा फिरा के नहीं, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ, नोट्स में भी है। और दूसरा, एक और जो आपको इसके अंदर लिखना है वो एसेंशियली रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डीड इज कंपल्सरी विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूशन। तो जब भी आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया होगा उसके हिसाब से आप 4 महीने की एक टेंटेटिव डेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक यार दैट्स ऑल, ये आपका ड्राफ्टिंग का पेपर था। लाइक आई सेड, इस पेपर का पूरा एक रिटन फॉर्मेट में पूरा सोल्यूशन हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करेंगे। सो मे बी यू कुड join that particular channel. It is in the name of Yes Academy for CS. और आई थिंक आई होप द पेपर वेंट रियली वेल, और बाकी भी सब्जेक्ट्स के आपके पेपर्स काफ़ी अच्छे हुए होंगे। एंड आई विश ऑल अ वेरी वेरी गुड लक। आई वेलकम यू ऑल टू दिस नोबल प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी या फ्यूचर में कभी भी एटलीस्ट ये लेक्चर्स या मैराथन और पेपर्स आपको शायद वापस देखने की ज़रूरत ना पड़े, और यू जॉइन द लीग एज अ कंपनी सेक्रेटरी विथ ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, विश ऑल अ वेरी वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।